इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल जयंती पर फतेहाबाद में होने वाली सम्मान दिवस रैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, केसी त्यागी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, सांसद एवं किसान नेता हनुमान बेनीवाल सहित अनेक राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। रैली में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने प्रतिनिधि को रैली में भेजने की बात कही है। वहीं गुलाम नबी आजाद भी रैली में भाग ले सकते हैं। वे आज यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद अभय सिंह चौटाला ने नई अनाज मंडी में रैली स्थल का भी निरीक्षण किया और पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, विपक्ष ने एकजुट होकर कभी उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जब से जेल से रिहा हुए हैं कि देश में नए सिरे से विपक्ष को एक किया जाए और भाजपा के गलत फैसले के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए। ये नेता जब इकट्ठे होंगे तो ये अपना तरीके से देखेंगे कि हमने किस ढंग से किसके स्टेट में किसके सिंबल पे चुनाव लड़ना है। किसान आंदोलन के लिए इस्तीफा देने वाले आप अकेले विधायक थे, तो अब किसानों का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? किसानों का सहयोग मेरे साथ नहीं होता तो इलाहाबाद में सरकार ने 100 करोड़ रुपया खर्च किया था, फिर वो जीत जाते। किसान 100% मेरे साथ था। किसान को आज प्रदेश के नहीं, देश के किसान को मेरे ऊपर ये भरोसा है कि मैं आने वाले समय में भी किसान पे किसी किस्म की सरकार की तरफ से कोई इस तरह के निर्णय लिए गए तो उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। भाजपा हमेशा हिंदू की राजनीति करती है। अब देखने में आया कल आरएसएस प्रमुख जो है मोहम्मद इलियासी हैं जाकर इमाम मस्जिद में जाकर सिर्फ ढोंग है, दिखावा है। सभी का खाना ऐसे खाना वो क्या है कि गरीब का बच्चा किसी भी तरह से पढ़ाई ना करके चौधरी देवीलाल ने 1 रुपया गरीब के बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उसको लालच दिया था कि इसको मैं रुपया दूंगा सरकार की तरफ से तो ये स्कूल में जाएगा। इन्होंने उसको 1 रुपये को बढ़ाना चाहिए था आज के वक्त के हिसाब से और गरीब के बच्चे की पढ़ाई के लिए और अच्छे प्रबंध करने चाहिए थे। चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा का बजट केवल 8,000 करोड़ का था। आज वो बजट बढ़कर 3 लाख करोड़ का है। 3 लाख के करोड़ के बजट के अंदर सुविधाएं ज्यादा मिलनी चाहिए या सुविधाएं खत्म करनी चाहिए। इन्होंने वो सुविधाएं जो गरीब का बच्चा पढ़ करके कल को कहीं कोई अधिकारी बन जाए, कल को कहीं कोई वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो अनपढ़ रहे, गरीब और गरीब हो जाए, इसके लिए ये स्कूल बंद कर दिया। हैरानी की बात है चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि केमिस्ट्री का जो टीचर है वो मैथ्स भी पढ़ाएगा। फिर तो अगर केमिस्ट्री का टीचर मैथ पढ़ा सकता है तो फिर तो गवर्नर है, मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? फिर तो मुख्यमंत्री भी नहीं होना चाहिए। संवैधानिक पोस्ट के ऊपर गवर्नर बैठा है, मुख्यमंत्री का क्या काम है? मतलब इस तरह की बात मुख्यमंत्री कह करके हमारे गरीब के बच्चों के साथ मजाक करते हैं। तीसरा जो काम किया वो किया नशे का। हमारे प्रदेश के अंदर कोई नशा नहीं था। हमारे यहाँ तो बड़ी कहावत थी, पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध था हरियाणा कि देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। आज दूध दही तो खत्म कर दिया है। अब हर गली मोहल्ले में चाहे शहर है, चाहे गांव है, चाहे कोई कस्बा है, आज कोई कमी नहीं है नशे की। फतेहाबाद जिला तो विशेष रूप से फतेहाबाद और सरसा इससे इफेक्टेड है। मैंने कितने दफा विधानसभा में इस बात को लेकर के सरकार के सामने खुल करके बताया कि नशा बिकवा कौन रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग नशा बिकवा रहे हैं, तभी तो इनके माइक छीने जाते हैं, इनके गले पकड़े जाते हैं।
ये लोग उनमें शामिल हैं। पानीपत में कल एक पुलिस कर्मी प्रदेश भर के अंदर, आप ये देखो कि कितने बड़े किसान के विरोधी हैं। जिस धान के ऊपर एक्सपोर्ट में कोई एक नया पैसा सरकार की तरफ से टैक्स के रूप में नहीं दिया जाता, कोई भी हम एक्सपोर्ट करते थे उसके ऊपर सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलते हैं कि यहाँ से जितना सामान बाहर जाएगा हम उतना ही विदेशी मुद्रा लेकर के आएंगे, डॉलर्स आएगा, उससे हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। इन्होंने किसान की अब की बार फसल की कीमत अच्छी थी, धान की अच्छा रेट मिल रहा था, ये तो नहीं दे रहे थे, लेकिन जो रशिया का यूक्रेन का विवाद है उसकी वजह से अब की बार धान के भाव बढ़े हुए थे और मिडल ईस्ट से हमें जो है अच्छा रेट मिल रहा था। केवल किसान को अच्छे दाम ना मिले इसलिए 20% इन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगाने का काम किया। ये जानबूझकर किया है जिससे व्यापारी भी परेशान हो और किसान भी परेशान। दूसरा कर दिया ये ई टेंडरिंग का सिस्टम कि हम जो है सारी फसल जो है ई टेंडर के थ्रू खरीदने का काम है। मतलब किसान का और व्यापारी का जो संबंध है ये खत्म करना चाहते हैं। ये तो लड़ाई में विश्वास रखते हैं, ये तो लड़ा करके कहीं अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। 29 साल से आपकी रैलियां कवर की हैं, इतनी भीड़ कभी किसी रैलियों में देखी नहीं, लेकिन इलेक्टोरल आउटकम नजर नहीं आता जो वोट होता है। हमने तो नजर दिया सन 1987 को याद करो, जिस कांग्रेस के पास सन 1984 में 450 मेंबर पार्लियामेंट थे तो ये कहते थे ये 100 साल खत्म नहीं होगी। हमने उस कांग्रेस को न केवल अपने स्टेट से पार किया था बल्कि देश से भी सत्ता से पार करने का काम किया था। 1977 के अंदर चौधरी देवीलाल जब जेल में थे, जेल से बाहर निकले तो कैसे जनता पार्टी में रह करके उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से पार करने का काम किया था। चौधरी देवीलाल ने तो 2000 में हमारी जब गवर्नमेंट बनी है दोबारा, उस वक्त भी तो हमने लोगों का ही विश्वास जीत करके सरकार बनाई हुई। अब भी हम लोगों का विश्वास जीतते हैं। लोगों का विश्वास अगर हमारे प्रति नहीं होगा तो फिर रैली में क्यों आएंगे? सर, उसमें 25 तारीख की रैली के बाद नीतीश जी और लालू जी ने उनकी मीटिंग प्रस्तावित है सोनिया गांधी जी के साथ। महाराष्ट्र में शरद पवार जी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके साथी रहेंगे जो स्टेज पे वो कांग्रेस से कनेक्टेड हैं, इसका कहीं असर पड़ेगा आगे? आप ये मान के चलो कल को कांग्रेस पार्टी को भी जब ये सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे उनको भी सोचना पड़ेगा। जब जनता दल बना था चौधरी देवीलाल ने जब सारे देश के रीजनल पार्टियों के नेताओं को एक मंच पे इकट्ठा कर दिया था तो भाजपा ने और कम्युनिस्ट दोनों ने उस वक्त उस थर्ड फ्रंट ताकत को देख करके और ये फैसला किया था कि हम आपके साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भी हर हालत के अंदर आने वाले समय में जब ये सारे चेहरे इकट्ठे हो जाएंगे तो सीटों का बंटवारा करके इनके साथ चुनाव लड़ेंगे। आप अनकंफर्टेबल नहीं रहेंगे? हम अनकंफर्टेबल रहेंगे, ये नेशनल लेवल का फैसला होगा। हम कैसे अनकंफर्टेबल होंगे? तो वो गठबंधन सर हरियाणा में तो अनकंफर्टेबल कोई होगा तो मान के चलो वो नहीं चाहता होगा कि इस देश के अंदर भाजपा सत्ता से बाहर। जो लोग आज भी भाजपा की गेंद वोट में खेल वो अनकंफर्टेबल हो सकते आप मानकर चल रहे हैं कि तीसरे मोर्चे का ही पीएम बनेगा क्यों नहीं बनेगा? फिर तो सर तीसरा मोर्चा नहीं रहेगा ना सर, तो ये आमने सामने की जाएगी बीजेपी के साथ। अगर कांग्रेस भी आपके साथ जुड़ भाई आप एक मान के चलो वो जो कांग्रेस है वो अपने पुलिस इसमें सम्मिलित है, कई तरह के सवाल उठे हैं। जब सरकार में बैठा व्यक्ति जो सरकार में कहीं कदावर जगह पे हो जो इन्फ्लुएंस रखता हो तो पुलिस को भी मजबूर करता है। पुलिस का कोई हर सिपाही हर पुलिस का कोई अधिकारी जो है नशा बिपाना नहीं चाहता। कोई 1 2 4 6 होते हैं जो इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन पुलिस को तो बेबस किया जाता है सरकार की तरफ से। बिहार में सरकार लड़ने से लिखी थी, आपकी जो रैली का समय आ रहा है इस दौरान अचानक से देश में ईडी सीबीआई की छापेमारी बढ़ गई है। इस चुनौती में आपको लगता नहीं कि लोगों को एकजुट करना, खासकर जो वर्कर हैं या नेता लोग जो आप जुड़ेंगे उनको इकट्ठा करना आपकी चुनौती होगी? इस चुनौती से कैसे? इसमें कोई चुनौती नहीं बची हो। अब जितना इन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में
इस देश को राजनीति को भी कहीं पैसे के साथ जोड़ने का काम किया। एक सरकार ने तोड़ी इन्होंने। सबसे पहले जो इन्होंने शुरुआत करी थी कर्नाटका से, देवगौड़ा जी के बेटे की कुमार स्वामी जी की जो सरकार थी, पैसे के बलबूते पे इन्होंने तोड़ी। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार जो पैसे के बलबूते, और उसके बाद राजस्थान में प्रयास किया, झारखंड में प्रयास किया और बिहार में भी प्रयास किया, लेकिन तीनों जगह मुंह की खानी पड़ी। तीनों जगह दिन, अब पंजाब में भी एक प्रयास किया था, दिल्ली में एक प्रयास किया था। आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण रूप से सब लोगों के सामने नंगा हो चुका है कि ये पार्टी प्रजातंत्र में, ये पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। ये तो केवल पैसा तंत्र के बलबूते के ऊपर सत्ता में बना रहना चाहते हैं। अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, सत्ता से पार करेंगे। 2024 हर हालत में भाजपा सत्ता से पार होगी।